नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ वैम्पायर खून की प्यास का फाइनल पार्ट। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, वैम्पायर खून की प्यास का फाइनल पार्ट। रोहित के पापा हैरान होते हुए बोले, कमाल है, अभी तो इतना डर रही थी और अब जब रोहित आया तो उसका नाश्ता भी नहीं दिया और मुझ पर गुस्सा करके चली गई। यह हो क्या रहा है घर में। इतना कहकर रोहित के पापा बाहर खड़े होकर मनोज का इंतजार करने लगे। रोहित अपने कमरे में जाकर हाथ मुंह धोने के बाद कपड़े चेंज करके जब आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल बनाने लगा, तभी उसे महसूस हुआ कोई उसके कंधे दबा रहा है। और फिर रोहित को भी लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी दर्द से चकनाचूर हो रही है और इस तरह कंधों पर मसाज उसे बहुत सुकून दे रही थी। रोहित आंख बंद करके बस खड़ा हो गया। तभी एकदम से उसकी आंख खुली और जैसे ही पीछे की ओर पलटा, उसने देखा रानी उसके बिस्तर पर लेटी। रानी को वहां लेटा हुआ देखकर रोहित के पसीने छूटने लगे। रोहित जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे की ओर भागा, पलक झपकते ही रानी रोहित के सामने आकर खड़ी हो गई। रोहित हिम्मत करते हुए बोला, कौन हो तुम और सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई देती हो? क्या चाहती हो तुम मुझसे? देखो, अगर तुम कोई अच्छा मजाक कर रही हो तो मेरे साथ तो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हो। मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ और तुम मेरे रूम में कैसे आ जाती हो? इतना कहकर रोहित एकदम चुप हो गया। रानी धीरे धीरे रोहित की ओर बढ़ रही थी और रोहित पीछे की ओर कदम वापस ले रहा था। ऐसे करते करते रोहित दीवार से सट गया। रानी रोहित के करीब आई और उसके होठ पर अपनी उंगली रखते हुए बोली, चुप, एकदम चुप, बहुत सवाल करते हो तुम। और सुनो, तुम्हारी रानी सिर्फ मैं हूँ। उस लड़की से कहना तुझसे दूर रहे और मैं तुमसे हर रोज इसी वक्त मिलूंगी। कहते हुए रानी ने जैसे ही रोहित की गले से लगाया, रोहित ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। आवाज सुनते ही जैसे ही रोहित ने अपनी आंखें खोली, रानी वहां नहीं थी। दरवाजे पर खटखटाते की आवाज सुनते ही रोहित ने एकदम से अपनी आंखें खोली तो देखा रानी वहां नहीं थी। रोहित एकदम हैरान सा कमरे में चारों तरफ रानी को देखने लगा। बाहर से फिर खटखटाने की आवाज आई। रोहित ने हड़बड़ाते हुए दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही बाहर भी इधर उधर देखने लगा। मनोज रोहित को ऐसे देखा, बोला, क्या हुआ? मैं तेरे सामने खड़ा हूँ तो उधर उधर क्या देख रहा है? रोहित एकदम से रुकते हुए बोला, नहीं नहीं, कुछ नहीं। और तू कब आया? इस वक्त तू कल आने वाला था ना? क्या हुआ? सब ठीक तो है? मनोज रोहित के पापा की तरफ देखते हुए बोला, हाँ हाँ, सब ठीक है। मैं तो बस घर पर बैठे बैठे बोर हो रहा था तो सोचा अंकल आंटी से मिल लूं, लेकिन तेरे पसीने छूट रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तूने भूत देखा हो। रोहित बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही कहते कहते रोहित चुप हो गया। तभी उसके कानों से होकर एक आवाज गुजरी, रोहित तुम अपने दोस्त को समझा दो, मुझे इस तरीके से न बोला करे। तुमने तो देखा है ना मुझे, मैं कितनी तो भला की सुंदर हूँ। जो भी देखे बस देखता ही रह जाए मुझे। और एक तुम हो, मुझे देखते ही नहीं हो। और दूसरी मैं हूँ जो हर वक्त बस तुम्हें देखते रहना चाहती हूँ। तुम्हारे इस दोस्त ने अभी तक मुझे देखा नहीं है। जिस दिन देख लिया ना, अपनी आंखें बंद नहीं कर पाएगा। आवाज सुनते ही रोहित चारों तरफ घूमते हुए फिर से इधर उधर देखने लगा। मनोज रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे भाई, अब जरा होश में भी आ जा, ऐसा क्या देख रहा है? मनोज के हाथ रखते ही रोहित को एकदम झटका लगा और बोला, अरे नहीं, कुछ नहीं। अब तू आ ही गया है तो खाना खाकर ही जाना। और फिर अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, मम्मी आप एक काम करिए, इसके मनपसंद दाल चावल बना दीजिए और मेरे लिए साथ में थोड़े से पापड़ सेक देना। रोहित के पापा बोले, ठीक है बेटा, यह सब काम तेरी माँ और मधु कर लेंगे। चल हम सब लोग कहीं बैठकर बातें करते हैं। रोहित अपने पापा की तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है पापा, आज से पहले तो आप और मनोज हमेशा अपनी अलग ही खिचड़ी पकाते थे। आज आप लोग अपने साथ मुझे भी ले जा रहे हैं।
ये तो कोई वाकई में बहुत चौंकाने वाली बात है। मनोज रोहित के गले में हाथ डालते हुए उसे बाहर लाने लगा और बोला, अरे तो क्या हुआ, आज तुझे अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तुझे तो खुश होना चाहिए। बाहर आने के बाद मनोज बोला, एक बात बता रोहित, तेरी तबीयत ठीक है क्या? रोहित बोला, लगता है तू भूल गया, आज हम लोग ऑफिस गए थे ना साथ में। ठीक तो हूँ, और वैसे भी मुझे कुछ हो सकता है क्या? हाँ बस यही है, अभी कुछ दिनों से जिम नहीं गया। मनोज बोला, हाँ हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, तू जिम नहीं गया मतलब तेरी तबीयत ठीक है ना, वरना ऐसा कभी हुआ नहीं है। तू खाना छोड़ सकता है लेकिन जिम नहीं। रोहित बोला, हाँ यार ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही, लेकिन पता नहीं क्यों बिल्कुल मन नहीं होता। खैर जाने दे। रोहित के पापा बोले, बेटा मुझे लग रहा है मनोज सही कह रहा है, कुछ तो बात है, ऑफिस में ज़्यादा काम है क्या? तू आजकल बहुत परेशान रहने लगा है, अगर कोई बात है तो हमको बता सकता है। इससे पहले रोहित कुछ कहता, उसने देखा उसके पापा के पीछे रानी अपने दोनों हाथ बांधे हुए खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। रोहित अपनी गर्दन तिरछी करके बस उसकी ओर देखे जा रहा था। उसके चेहरे से पसीने आने लगे। मनोज रोहित के कंधे पर हाथ मारते हुए बोला, क्या हुआ, तुझे फिर से पसीने आने लगे? एक काम कर, डॉक्टर के पास चल। मनोज के हाथ रखते ही रानी एकदम से गायब हो गई। रोहित बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और पापा, ऑफिस में कोई काम नहीं है ज़्यादा, आप लोग बातें करिए, मैं चलता हूँ, कहकर रोहित वहाँ से उठकर चला गया। रोहित के जाने के बाद उसके पापा बोले, देखो बेटा यह हाल हो गया है इसका, मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बात है। मनोज थोड़ा सोचते हुए बोला, अंकल आप सही फरमा रहे हैं, खून की प्यास भी कुछ तो गड़बड़ लग रही है। एक काम करता हूँ, मैं कल ही हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, उन्हें बुलाकर लाता हूँ। अगर रोहित पर कोई बुरा नज़र वगैरह हुई तो सब ठीक कर देती हैं। रोहित के पापा बोले, हाँ बेटा उनको ही बुलाकर लिया, इससे पता चलेगा कि रोहित का हुआ क्या है। कुछ देर तक मनोज और रोहित के पापा बात करते रहे कि अचानक ही रोहित के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, मधु, ए मधु, कहाँ है तू? आवाज़ सुनते ही मनोज बोला, यह रोहित ऐसे कैसे चिल्ला रहा है मधु को? रोहित के पापा बोले, पता नहीं बेटा, चलो हम लोग चलकर देखते हैं। मधु अपनी माँ के साथ रसोई में खाना बना रही थी। रोहित चिल्लाते हुए रसोई के बाहर आकर खड़ा हो गया और बोला, मधु मैं तुझे कब से चिल्ला रही हूँ और तू यहाँ पर छुपी बैठी है? एक काम कर, जल्दी से तेल गरम करके ला और मेरे हाथों की और पैरों की मालिश कर, बहुत दुख रहे हैं। मनोज रोहित की बात सुनकर एकदम हैरानी से बोला, रोहित तू कैसी बात कर रहा है, लड़कियों की तरह? तू रास्ते में भी ऐसे ही बोल रहा था। रोहित पलटकर मनोज की तरफ देखते हुए बोला, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, जल्दी से तेल गरम करके मेरे कमरे में लिया, कहकर रोहित मधु के कमरे में चला गया। मनोज बोला, रोहित का तो कमरा यह है, फिर ये मधु के कमरे में क्यों गया? मधु बोली, पता नहीं मनोज क्या हुआ है, यह लड़कियों की तरह ही बातें करता है, और तो और मेरे कमरे को भी अपना कमरा कहता है। मनोज बोला, अंकल आप लोग बस थोड़ी देर रुकिए, मैं ज़रा उन आंटी से बात करता हूँ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मनोज ने अपनी आंटी को फ़ोन करके सब कुछ बताया। मनोज की सारी बातें सुनने के बाद वह आंटी बोली, ठीक है बेटा, तुम मुझे एड्रेस दो, मैं थोड़ी देर में वहाँ आती हूँ। उनसे बातें करने के बाद मनोज ने फ़ोन रख दिया। सब लोगों के साथ मनोज भी मधु के कमरे में पहुंचा तो देखा रोहित आईने के सामने खड़े होकर शर्मा रहा था, और जैसे ही आईने में उसने देखा कि मनोज पीछे खड़ा है, रोहित इठलाता हुआ पीछे की ओर मुड़ा और बोला, क्या हुआ मनोज, लगता है तुम यहाँ सबकी मदद करने आए हो, तुम तो कल आने वाले थे ना, फिर आज ही ऐसे ही आने का क्या मतलब? मनोज बोला, अरे यार बताया तो था, अंकल और आंटी से मिलने का मन हुआ तो बस आ गया, और यह तू लड़कियों की तरह बातें क्यों कर रहा है? कहते हुए मनोज रोहित की ओर बढ़ा। रोहित एकदम चलते हुए बोला, बस 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 और आगे मत बढ़ना, वहीं तक रहना, तुम मेरे पास मत आया करो, तुम जैसे ही रोहित के पास आते हो मैं रोहित से दूर जाती हूँ। मनोज बोला, तो क्या बोल रहा है,
भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहित अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखकर और अपने दूसरे हाथ को अपने बालों में डालते हुए बोला, वैसे तुम सब लोग जानना चाह रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, तो सुनो, मेरा नाम है रानी। मेरे रोहित का रानी, उसके दिल की रानी, उसके ख्वाब की रानी और सिर्फ उसी की रानी। और हाँ, खबरदार, अगर किसी ने कोई सवाल किया तो मैं बता रही हूँ ना, मैं रोहित को बहुत पसंद करती हूँ। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं बस लहू हो गई इस पर और हमेशा ही इसके साथ रहूँगी। और हाँ, जब भी मैं रोहित के पास ना हुआ करूँ, कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। वैसे अगर कोई कुछ कहेगा तो उसे तो मुझे खबर लग जाती है। रोहित की बात सुनकर मनोज एकदम से ताली बजाता हुआ हंसा और बोला, अच्छा अच्छा, अब समझ में आ गया। मुझे लग रहा है आज तो रानी आई थी ऑफिस में, वह तुझ पर अपना जादू चला गई। शायद वो पहली लड़की थी जो तुझे इतना पसंद आई कि तू खुद को रानी समझने लग गया। मुझे लगता है भाई, अब तो रानी तुझे अपना आसपास नजर आ रही होगी। मनोज की बात सुनते ही रोहित की आंख एकदम ऊपर की ओर चढ़ने लगी और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, चुप कर, खबरदार, अगर उस रानी का नाम भी लिया तो मैंने कहा ना, रोहित की रानी सिर्फ मैं हूँ, कोई और नहीं। अरे वह तो कोई नकली रानी है और रोहित किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर उसने सोचा भी तो मैं ना ही उसे छोड़ूंगी और ना ही उस लड़की को। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। रोहित की मम्मी बोली, राजेश आया होगा, मैं जाकर देखती हूँ। शायद, मनोज बोला। रुकिए आंटी, आप यहीं पर रहिए, मैं जाकर देखता हूँ, कहकर मनोज नीचे आया और दरवाज़ा खोला तो देखा सामने वही आंटी खड़ी थीं जिन्होंने मनोज ने फ़ोन करके बुलाया था। मनोज बोला, आंटी अंदर आइए। आंटी ने जैसे ही अपना पैर दरवाजे के अंदर रखा, एकदम से अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, इस घर में कोई है इस घर में जिसने अपना कब्जा कर रखा है किसी शरीर पर। मनोज बोला, सच में आंटी, आपको पूरा यकीन है? आंटी बोली, हाँ, मुझे पूरा यकीन है। तुमने मुझे फ़ोन पर बताया तो मुझे शक था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया। मनोज घबराते हुए बोला, हाँ, सही कहा आपने, मेरे दोस्त रोहित पर ही कोई लड़की है, वह जो अपने आप को रानी कह रही है। आप कुछ भी करिए, मेरे दोस्त को बचा लीजिए। आंटी बोली, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे दोस्त को कुछ नहीं होगा, कहकर आंटी अंदर आई और मनोज के साथ मधु के कमरे में पहुंची। आंटी को देखते ही रोहित एकदम से आईने की तरफ पलटा और जैसे ही वह आईने में खुद को देख पाता, आंटी ने जल्दी से जाकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए पलटकर उसके बाल पकड़ लिए। बाल पकड़ते ही रोहित जोर से चिल्ला पड़ा, छोड़ छोड़ मुझे, कौन है तू और क्यों आई है मेरे रोहित से मुझसे दूर करने आई है? मैं अपने रोहित को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ। आंटी ने रोहित के बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर की ओर किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, कौन है तू? मैं बताती हूँ, तू एक डायन है। अब मुझे ये बता, इस बच्चे को छोड़कर जाएगी या फिर मैं ही तुझे भगा दूँ? कहते हुए आंटी रोहित के बालों से पकड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे लाई और रोहित की मम्मी से पूछकर पूजा घर में ले जाकर रोहित को धक्का मारते हुए बिठा दिया और खुद भी उसके सामने बैठ गई। हाथ में गंगाजल लेकर थोड़ा सा गंगाजल रोहित के हाथ में दिया और बोली, गंगाजल की कसम खा और इस बच्चे के शरीर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जा। रोहित ने एकदम से अपने हाथ में से गंगाजल फेंक दिया और बोला, मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। आंटी ने मनोज से कहा कि इसके बाल पकड़कर मंदिर के आगे इसका सर झुका। मनोज ने रोहित के बाल पकड़कर उसका सर मंदिर के आगे कसकर झुकवा दिया। इतने में आंटी ने अपने गले से एक माला निकाली और रोहित ही गले में डाल दी। माला गले में पड़ते ही रोहित एकदम से बेहोश हो गया। रोहित के बेहोश होने के बाद आंटी बोली, अब लोग परेशान मत होइए, आपके बेटे पर एक डायन ने कब्जा कर रखा था। रोहित की मम्मी एकदम रोते हुए बोली, अब तो वह चली गई ना, अब तो मेरा रोहित ठीक है। आंटी बोली, सोमवार को मुझे बस एक छोटी सी पूजा की हवन करते हुए उन्हें इस डायन को बहुत बार बुलाया, लेकिन वह नहीं आई। पूजा
पूरी होने के बाद रोहित एकदम से फुर्ती के साथ उठा और बोला, मम्मी, यह रात में कौन सी पूजा होती है? मेरा मतलब दिन में तो हवन होता है, पर रात में तो पहली बार देख रहा हूँ। मैं कहकर रोहित वहाँ से चला गया। मनोज बोला, माफ़ करना आंटी, ये थोड़ा ऐसा ही है, कुछ भी बोल देता है। आंटी हंसते हुए बोली, ठीक हो गया है, तभी तो ऐसा बोल रहा है। रोहित ही मम्मी बोली, अब वो तो नहीं आएगी? आंटी हंसते हुए बोली, अब आप लोग फिक्र मत करिए, रोहित पर तो कभी नहीं आएगी। हो सकता है अब वह अपना कोई और शिकार खोजने चली गई हो। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।